हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक पढ़ते हैं तब एजेंट के क्लासिफिकेशन की बात हर जगह की जाती है। एजेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। इनको अलग अलग कैटेगरी में इसलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि हर एजेंट का अपना एक डिफरेंट रोल होता है। अब ये अलग अलग रोल जो एजेंट प्ले करता है इसको हम कैसे समझें। जो टेक्निकल टर्म्स आती हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं, उन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो। अलग अलग तरीके के जो एजेंट हैं वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा करते हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स। तो आइए बात करते हैं कि एजेंट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। प्रिंसिपल का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, लेकिन एजेंट का एक क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन जो है ये इनके नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे किया जा सकता है और अथॉरिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने कैटेगरीज ऑफ एजेंट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैंने लिखा है एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी और दूसरा मैंने लिखा है नेचर ऑफ वर्क। और इसी के बेसिस पे मैं आपको सारे के सारे एजेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सा एजेंट कैसे काम करेगा और कौन सा एजेंट किस तरीके से काम नहीं कर सकता, ये सारी बातें अब यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी। प्रिंसिपल की कोई एज एज सच कोई कैटेगरी नहीं है। ये कैटेगरी किसकी है? ये कैटेगरी बेसिकली एजेंट की कैटेगरी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी। तो जब हम अथॉरिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं एजेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे स्पेशल एजेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जनरल एजेंट। और अब जो मैं थर्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्सल एज। इज दैट क्लियर? ये तीन बातें यहाँ पे मैंने लिखी। स्पेशल एजेंट मैंने लिखा, जनरल एजेंट मैंने लिखा, और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सल एज। अब देखिए, इस पूरी कैटेगरी को समझाने के लिए, इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, स्पेशल एजेंट को, जनरल एजेंट को एंड यूनिवर्सल एजेंट को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा, देखिए, एक चार्ट बना। ठीक है, एक फिगर जो है बेसिकली यहाँ पे, आप इसको चार्ट बोल दीजिए कि मैं यहाँ पे ये चार्ट बना, ये देखिए। और इस चार्ट के थ्रू मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या इंडिकेट कर। अब जिन तीन एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए, ये उन एजेंट्स की अथॉरिटी है। ये उन एजेंट्स की अथॉरिटी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्पेशल एजेंट, यहाँ पे मैंने लिखा जनरल एजेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा यूनिवर्सल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में तीनों नाम लिख दिए, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट। अगर आप अब इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, देखिए, कि अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास में आ रखी है? तो फर्स्ट नंबर पे अथॉरिटी जो है वो यूनिवर्सल एजेंट के पास में है। मतलब मैक्सिमम अथॉरिटी यूनिवर्सल एजेंट के पास में। उससे कम अथॉरिटी जनरल एजेंट के पास में होती है, और स्पेशल एजेंट जो है उसके पास इन दोनों के कंपैरिजन में कम अथॉरिटी जो है। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली किसकी बात करें? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी। तो इस तरीके से इन तीनों एजेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूं कि तीनों एजेंट किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं स्पेशल एजेंट की, तो स्पेशल एजेंट जो होता है ना, उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, या हाँ, मैं ये बोलता हूँ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के लिए, एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए, जैसे कि ये बोल दिया गया है कि उसको अपॉइंट किया गया है एजेंट को, जिसमें उसका काम ये होगा टू बिड एट एन ऑक्शन। उसको ऑक्शन में क्या करना है? उसको ऑक्शन में बिडिंग करनी है। तो यहाँ पे एजेंट के पास, देखिए, लिमिटेड अथॉरिटी है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो एजेंट है उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी है। बहुत लिमिटेड राइट किसके पास में है? स्पेशल एजेंट के पास में। ये सिर्फ उस बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है जिस बिड के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सिर्फ ये स्पेशल एजेंट जो है वो परफॉर्म कर।
गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं जनरल एजेंट की, और मैंने आपको क्या बताया कि जनरल एजेंट के पास में स्पेशल एजेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो अब जनरल एजेंट्स क्या कर सकता है? जनरल एजेंट कर सकता है ऑल एक्ट्स जो कि क्या हो, कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? जो कि कनेक्टेड हो विथ ए पर्टिकुलर ट्रेड। इज दैट क्लियर? जो कि किससे कनेक्टेड हो? किसी पर्टिकुलर ट्रेड से कनेक्टेड, ट्रेड से या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से कि मैनेजर है, तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दे रखी है, तो वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि अब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटिंग, सेल परचेज कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एजेंट जो भी करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। यही तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पूरा प्रिंसिपल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है ना, करे कोई भरे कोई। करेगा एजेंट, लेकिन लायबल कौन होगा उसके लिए? लायबल उसके लिए प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथोराइज कर रखा। अगर आप नीचे वाले इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। स्पेशल एजेंट के पास लिमिटेड राइट थे, जनरल एजेंट के पास में राइट ज्यादा हुए, और फिर यूनिवर्सल एजेंट के पास में राइट और ज्यादा हो गए। तो अब यूनिवर्सल एजेंट वो है जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है। गेटिंग माई पॉइंट? अनलिमिटेड अथॉरिटी। सो लेट्स सपोज कि अगर प्रिंसिपल ने एक पावर ऑफ अटर्नी बनाकर और एजेंट को ऑथराइज कर रखा है कि वो उसके बिहाफ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई भी सेल परचेज, हर ट्रांजेक्शन के लिए उसको ऑथराइज कर रखा है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एजेंट आ गया। हो सकता है कि यूनिवर्सल एजेंट जिसको अपॉइंट किया गया है वो प्रिंसिपल का कोई क्लोज रिलेशन में हो, जिसके साथ उसके फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो। इसकी वजह से उसने अपने रिलेटिव को, हो सकता है ना कोई क्लोज रिलेटिव हो, जिसको बना दिया यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट जो है वो जो भी करेगा उसके लिए वो किसको बाउंड कर देगा? तो मैं बोल दूंगा कि इसके लिए वो बाउंड कर सकता है। तो बेसिकली बाइंड इज प्रिंसिपल, तो वो अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। बस दो कंडीशंस हैं, एक तो जो भी वो काम करे वो लीगल हो, एक्ट इज इलीगल हो, और एग्रीबल टू द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो उसको परमिट करता है। तब यूनिवर्सल एजेंट जो भी एक्ट करेगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटिंग हो, चाहे कोई और ट्रांजेक्शन हो, उस केस में प्रिंसिपल जो है अल्टीमेटली लायबल होगा। यूनिवर्सल एजेंट ने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है प्रिंसिपल की, तो उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो अल्टीमेटली लायबल होगा कि उसको वो ट्रांजेक्शन जो है वो पूरा करवाना है, प्रॉपर्टी का पोजीशन देना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसने यूनिवर्सल एजेंट को अपॉइंट कर दिया। तो एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी, तो यहाँ पे अथॉरिटी के बेसिस पे मैंने आपको तीन तरह के एजेंट बताए, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट। ऑल राइट, अब हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क के ऊपर जब एजेंट की बात करते हैं तो इसको यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और वो दो कैटेगरीज कौन सी है? दो कैटेगरीज हैं ये। एक होती है, एक होता है कमर्शियल और मर्केंटाइल एज। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट वन इज कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट, और दूसरा मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉन मर्केंटाइल एज, नॉन मर्केंटाइल एज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के बारे में हमें अभी बात करनी, अभी हमें इसी कैटेगरी के बारे में बात करनी है, इसको डिस्कस, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म, उस पर मेरा जुडिशरी का एक्सलेटर बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त, राइट। तो अगर आप में से कोई भी अपकमिंग आरजेएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या और किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेरा ये एक्सेलेटर बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 11th ऑफ अगस्त से ये मेरा लाइव बैच जो है वो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे शुरू हो गया है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करो, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच में मैं प्लस जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, उस प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके अलावा और भी मेरे अनअकैडमी प्लस पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप मुझसे पढ़ सकते हो, लाइव मुझसे क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हो। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है, और मेरा कोड कौन सा है, तो ये देखिए, दिस इज़ माई कोड SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे, राइट, जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स के लिए अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बस सिंपली आपको ये मेरा SAVY10 कोड यूज़ करना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरी अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करके आप वहां अनअकैडमी पे जाकर मेरे फ्री लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप मेरे फ्री लाइव लेक्चर भी अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर देख सकते हैं। कोड बेसिकली अनअकैडमी ऐप के ऊपर कहाँ लगाना होता है, तो अनअकैडमी की ऐप जो आप डाउनलोड कर लेंगे, लर्नर्स ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, सो दिस इज वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड। आप इस तरीके से प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं और मेरा कोड वहां पे आप अप्लाई कर। ये अनअकैडमी के देखो प्राइसिंग प्लान है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइसिंग प्लान्स है, और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान्स, क्योंकि देखिए आप जितनी ड्यूरेशन के लिए चाहें उतनी ड्यूरेशन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में 3 मंथ्स बाकी हैं, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, जितनी भी ड्यूरेशन का चाहें, 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, आप सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। जितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे, उतना ही वो आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा। जैसे कि देखिए 18 मंथ्स का जो पैकेज है वो 2344 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है। तो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड दिस मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इसके साथ साथ द बेस्ट थिंग इज कि आप प्लस पे सारे लेक्चर्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। आप किसी के भी लेक्चर्स को देख सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में एक बेनिफिट और मिल रहा है कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 13 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 20 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 28 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है मिल रहा है। यानी कि 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और इसके साथ अगर आप ये कोड यूज करोगे SAVY10 तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ सारे के सारे प्लस पे लेक्चर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए और लाइव क्लासेस में आइए और मेरे साथ अपने सारे डाउट्स आप क्लियर। ऑलराइट, अगर आप मुझसे लाइव भी पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुडिशरी एग्जाम 360, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहाँ आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुडिशरी एग्जाम 360। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आप सब लोगों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक के बारे में अब कुछ और बात करते हैं, और बेसिकली अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉन मर्केंटाइल एजेंट किसे कहते हैं। तो इस पूरी कैटेगरी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉन मर्केंटाइल एजेंट के। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स की बात करूँ तो ये एजेंट बेसिकली कौन से होते हैं। देखिए, तो नॉन मर्केंटाइल एजेंट की कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं किसको, अटर्नीज को शामिल कर सकते हैं, हम शामिल कर सकते हैं सॉलिसिटर्स को, सॉलिसिटर्स को शामिल कर सकते हैं, हम शामिल कर सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स, इसको शामिल कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद नॉन मर्केंटाइल, मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो अटर्नी सॉलिसिटर्स मतलब लीगल एडवाइजर्स हैं।
फिर इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वाइफ भी एजेंट हो सकती है हस्बैंड की, वाइफ भी हस्बैंड की एजेंट हो सकती है। तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वाइफ करती है हस्बैंड के बिहाफ पे, तो हस्बैंड वहाँ पे करने के लिए क्या होता है, हस्बैंड वहाँ पे करने के लिए लायबल होता है। ऑल राइट, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट के। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट की जो बात की गई है, इसकी डेफिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन नहीं है। इसकी डेफिनेशन जो है वो गिवन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये डेफिनेशन जो है ये गिवन है मर्केंटाइल एजेंट। और क्या डेफिनेशन गिवन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लिखा हुआ है अथॉरिटी होती है कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली इज एन एजेंट जिसके पास अथॉरिटी हो आइदर टू सेल द गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो कंसाइनमेंट लगा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, या फिर वो गुड्स को बाय भी कर सकता है, सेल कर सकता है, कंसाइनमेंट लगा सकता है, बाय कर सकता है, या फिर उनको सिक्योरिटी की फॉर्म में रखकर पैसा यानी कि मनी रेज कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, गुड्स को प्लेज करके जो मनी रेज कर सके उसे फिर कहा गया है क्या, कमर्शियल और मर्केंटाइल एज। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो गुड्स को सेल कर सकता है, जो गुड्स को बाय कर सकता है, जो उनको कंसाइनमेंट लगा सकता है और जो उनको प्लेज करके उस पर मनी भी रेज कर सके, उसे कहा गया है कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट। और ये डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन नहीं है, ये डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऑल राइट, चलिए तो अब कौन कौन से होते हैं मर्केंटाइल एजेंट, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है मर्केंटाइल एजेंट की, वो होता है कौन, वो होता है फैक्टर। फैक्टर ये एजेंट का नाम है। बेसिकली फैक्टर वो एजेंट होता है जिसके पोजेशन में गुड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये याद रखिएगा आप कि फैक्टर बेसिकली वो एजेंट है जिसके पास गुड्स का पोजेशन होता है, और ये गुड्स में जब डील करता है तो ये अपने नाम से गुड्स को सेल करता है। ये बात भी यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। फैक्टर अपने नाम से गुड्स को सेल करता है, पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट रिसीव करता है और वो फिर किसको पे करता है, और फिर वो प्रिंसिपल को सेल करता है। फैक्टर जो है वो क्रेडिट पे भी गुड्स को सेल कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फैक्टर क्रेडिट पे भी गुड्स को सेल कर सकता है, और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फैक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें वो हमें समझनी जरूरी है। इसके पास गुड्स का पोजीशन होता है, अपने नाम से गुड्स को सेल करता है और क्रेडिट पे भी गुड्स को सेल कर सकता है। इसके साथ साथ फैक्टर के पास गुड्स के ऊपर जनरल लीन होता है। लीन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन, मतलब वो बैलेंस पेमेंट के लिए गुड्स को अपने पास रिटेन भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस देकर आपको बता रहा हूँ, जनरल लीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फैक्टर जो है वो ये चीज़ कर सकता है, उसके पास गुड्स का पोजीशन है, क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर सकता है, अपने नाम से गुड्स को सेल करता है और फिर वो बाद में पेमेंट करता है किसको, फिर वो प्रिंसिपल को पेमेंट करता है। उसके पास जनरल लीन होता है गुड्स के ऊपर बैलेंस पेमेंट के। उसके बाद देखिए, अब फैक्टर के बाद एक और एजेंट आता है जिसका नाम होता है ब्रोकर, ठीक है, लेकिन ब्रोकर के पास गुड्स का पोजेशन नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये फैक्टर और ब्रोकर में डिफरेंस, ब्रोकर के पास पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं, फैक्टर के पास पोजेशन ऑफ गुड्स था लेकिन ब्रोकर के पास पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं, ठीक है। ब्रोकर के पास, फैक्टर के पास लीन ऑन गुड्स था लेकिन ब्रोकर के पास तो राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन, लीन मतलब रिटेन करना, ये उसके पास राइट ही नहीं है क्योंकि उसके पास गुड्स का पोजेशन ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो क्योंकि उसके पास गुड्स का पोजेशन ही नहीं है तो ब्रोकर यहाँ पे जो भी डील करेगा, बाय और सेल करेगा, वो किसके बिहाफ पे करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? फिर एक और मर्केंटाइल एजेंट जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे मर्केंटाइल एजेंट के एग्जाम्पल हैं। वो होता है कौन, वो होता है ऑक्शनर। ऑक्शनर, ठीक है। तो ऑक्शनर जो होता है वो कि बेसिकली गुड्स को सेल करने के लिए जिसको ऑथराइज किया गया, इसके पास पता है कौन सा लीन है, इसके पास होता है पर्टिकुलर लीन ऑन गुड, पर्टिकुलर लीन ऑन।
ऑन द गुड्स। अगर आपको जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन का डिफरेंस नहीं पता तो इसकी बात हम किसी सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि जिन गुड्स की बात की जा रही है उन्हीं गुड्स को रिटेन कर लिया जाए तो वो हो गया पर्टिकुलर लीन। जिस गुड्स के लिए पेमेंट प्रिंसिपल को करना है एजेंट को, और एजेंट जो है वो उन्हीं गुड्स को अगर रिटेन कर ले तो उसको हम बोल देंगे पर्टिकुलर लीन। आपने शायद ये कॉन्सेप्ट बेलमेंट में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, क्योंकि बेलमेंट में हम पढ़ते हैं जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन जो है वो दूसरे गुड्स पे भी एक्साइज हो सकता है चाहे उन गुड्स पे अमाउंट ड्यू ना हो। तो ये डिफरेंस है बेसिकली जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन का। तो ऑक्शनर के पास यहाँ पे पर्टिकुलर लीन का राइट होता है। ऑक्शनर वो जो बेसिकली बिडिंग में गुड्स को सेल कर रहा है, जो बिडिंग में गुड्स को सेल कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है। अब उसके बाद एक और एजेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और ये कौन सा एजेंट होता है? ये होता है डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। तो अब ये डेल क्रेडर एजेंट कौन सा है, अब इसको भी समझिए। सो डेल क्रेडर एजेंट वो होता है जो बेसिकली गारंटर भी होता है और एजेंट भी होता है। तो इसका बेसिकली ड्यूल रोल है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये एजेंट भी है और एजेंट के साथ साथ ये क्या है, ये बेसिकली गारंटर भी है। तो अगर मैं यहाँ पे गारंटर कह रहा हूँ तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इस बात का एश्योरेंस देता है प्रिंसिपल को कि अगर गुड्स पे पेमेंट नहीं की बायर ने अगर गुड्स पे पेमेंट नहीं करी तो मैं आपको अपनी पॉकेट से पे कर दूँ। तो इसकी साइड से जो एश्योरेंस मिलता है, इज इट क्लियर? इसकी साइड से जो एश्योरेंस मिलता है ये उसी एश्योरेंस के लिए एडिशनल कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? सो ही बेसिकली चार्जेस ए स्पेशल और एडिशनल कमीशन, बिकॉज ये एक गारंटी दे रहा है कि अगर डिफॉल्ट कर दिया खरीदने वाले ने, गुड्स पे पेमेंट नहीं करी, तो मैं अपनी पॉकेट से पे कर दूंगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है डेल क्रेडर एजेंट का। ऑल राइट, और लास्ट जो मर्केंटाइल एजेंट मैं आपको बता रहा हूं वो एजेंट कौन सा होता है? वो होता है बेसिकली बैंकर। और बैंकर किसका एजेंट होता है? तो बैंकर होता है एजेंट ऑफ हिज कस्टमर। इज दैट क्लियर? तो कस्टमर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पूरा करना बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि कस्टमर ने एक चेक दिया तो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक पर जो अमाउंट पे करना है वो अमाउंट पे कर दे। तो बैंकर भी क्या होता है? अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर का क्या होता है? एजेंट होता है। ऑल राइट, तो आई रियली होप ये कैटेगरी जो है बेसिकली आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। तो मैंने दो कैटेगरीज यहाँ पे बताई हैं आपको। एक मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी, एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी, और दूसरा मैंने आपको बताया नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट, और दूसरा नॉन मर्केंटाइल एजेंट। ऑल राइट, ये पूरी तरीके से समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया है। आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कोई और टॉपिक स्पेसिफिकली चाहते हैं कि जुडिशरी का मैं इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाऊं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, उन दोस्तों के साथ जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें कुछ कन्फ्यूजन है, तो शायद उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।